हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ रुकावटें आ गई और इस वजह से क्लासें कुछ डिस्टर्ब हुई क्योंकि ऐसी कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, उसी की वजह से ये समस्या आई। लेकिन अब सही है और अब आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। आज हम लोग जो सीक्वेंस में चल रहे थे, हुमायूं हो चुका था और मुगल काल में अब नंबर आता है शेर शाह सूरी को भी हमें बताना है। इसके बाद बाबर को बताएंगे, अकबर को बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि पहले शेर शाह सूरी जरूर पढ़ लें क्योंकि ये दूसरा अफगान था। मित्रों देखो, हम बता दें कि पहला अफगान कौन था और दूसरा अफगान कौन था। देखो, पहला अफगान और दूसरा अफगान और तीसरा अफगान भी आया भारत में। आज बिल्कुल अच्छे समझ लेना, फिर कभी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, पहला अफगान देखो, पहला अफगान कौन था। अगर ये बात आती है तो लोधी वंश आएगा। कौन आएगा? तो लोधी वंश। और लोधी वंश हम आपको पढ़ा चुके हैं, कौन कौन आया था ये भी हमने बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन आया था, कि बहलोल लोधी आया था। ये हम बता चुके सब हैं। और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और मित्रों, दूसरा अफगान आपको मालूम है, शेर शाह सूरी। और तीसरा अफगान मित्रों कौन आएगा? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अब देखो, हमारा मतलब ये है कि हम इस वजह से ये लिखे तीन अफगान, क्योंकि तीनों अफगान में ऐसा एक युद्ध हुआ था जो तीनों काल में। अब देखो यहां पर कौन कौन हुए युद्ध। जैसे पहले अफगान में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। अब यही चीज कि पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 मई 1556 को। इसके बाद तीसरा जो हुआ है 17 जून 1761 को। तो पानीपत के तीन युद्ध हो गए। ठीक, तो तीन युद्ध हुए। अब देखो, तीनों युद्ध में यहां पर यानी कि किसके बीच हुआ था? तो आपको मालूम ही है कि बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। देखो मित्र, ये इब्राहिम लोदी का शासनकाल था और बाबर ने युद्ध में पराजित किया था। ठीक, और इसी को इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल काल की नींव डाली थी। ये भी याद रखना, मुगल वंश की नींव डालने वाला। ठीक, दूसरा अफगान जो दूसरा हुआ था किसके किसके बीच हुआ, कई बार पूछा गया है। तो मित्रों, शासन जो है, अगर शासन की बात आएगी तो शासन तो अभिषेक तो हो गया था अकबर का
लेकिन अकबर की तरफ से किसने लड़ा था? तो बैरम खान ने लड़ा था। किसने लड़ा था? तो बैरम खान ने लड़ा था। ठीक, ये चीज याद रखना कि बैरम खान ने लड़ा था। और अफगान की तरफ से कौन था? तो हेमू था। हेमू जो था, इसने विक्रमादित्य, ये 14वां था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और ये हेमू किसका सेनापति था? तो ये भी याद रखना कि ये जो था अफगान शासक था, उसी का सेनापति था आदिल शाह सूरी। कौन? आदिल शाह, आदिल शाह सूरी। ठीक, अब फिर इसके बाद तीसरा अफगान। अब देखो ये जो हुआ यहां पर, यानी कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? याद रखना, मराठों के बीच। मराठों के बीच। अब मराठा सेनापति कौन था? तो सदाशिव भाऊ था। तो ये है कहानी। अब कभी गलत नहीं होना चाहिए। कोई पूछ दे, एक बार पूछ दिया गया कि अफगान के कितने युद्ध हुए अफगान लोगों के, तो 3 हो गए। पहला अफगान यानी कि कौन? बहलोल लोधी। दूसरा अफगान शेर शाह सूरी। वास्तव में शेर शाह सूरी के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। शेर शाह सूरी एक ऐसा, कहा जाए, सुल्तान जिसने एक सेना में सेनापति की हैसियत से भर्ती हुआ, जिसकी शिक्षा और दीक्षा कहां पर हुई थी? जौनपुर में हुई थी। इसका पिता कौन था? तो हसन अली था। बाबा कौन था? तो इब्राहिम खां था। वास्तव में एक ऐसे गरीब बालक ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन खुद सुल्तान बनेंगे। लेकिन मित्रों याद रखना कि वास्तव में योग्यता और दूसरी चीज, ऐसी सैन्य शिक्षा मिली हुई थी कि इसने इतिहास में अपना पन्नों पर नाम लिख दिया कि हाँ, एक शेर शाह सूरी हुआ। एक बार मित्रों याद रखना कि बंगाल में जिस समय कहा जाए कि एक शेर घुस गया था, और शेर जब घुसा तो कहा जाए उसके विषय में कई बार चर्चा भी हुई कि जब वो शेर घुसा तो उसने, शेर अफगान एक था, तो उसने कहा था बार खां लोहानी ने कि शेर अफगान, यानी कि वास्तव में आज शेर को परास्त कर दिया। बाहर, वो देखो याद रखना यहाँ पर किसके बीच में? तो बाहर खां लोहानी था। बाहर खां लोहानी, इसके दरबार में एक शेर घुस जाता है। तो जब शेर घुसा तो उस समय फरीद, फरीद का नाम क्या था? फरीद का नाम यानी कि उपाधि क्या मिल गई थी? शेर खां की। बाहर खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। और वास्तव में ये बाहर खां लोहानी के दरबार में गया और उसने शेर को जब मार दिया तो शेर खां की उपाधि मिल गई थी। ठीक, तो शेर खां की उपाधि मिली, बाहर खां लोहानी दी थी। और ये कहाँ का था? तो बिहार में था। तो मित्रों याद रखना कि यहीं से इसका भाग का उदय होता है। अब भाग का उदय कैसे हुआ, अब हम आपकी चर्चा करते हैं, जरा देखिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं फरीद की। फरीद यानी कि इसका नाम, पहली उपाधि इसकी कौन सी थी? यह भी याद रखना, उपाधियां भी दोनों। पहले देखो इसने शेर खां की उपाधि मिली इसको। कौन सी उपाधि मिली थी? शेर खां की। दूसरी इसने खुद स्वयं, ये तो मिली थी, ये बाहर खां लोहानी ने दी थी। किसने दी थी? तो बाहर खां लोहानी ने। और इसके बाद शेर शाह की, शेर शाह की उपाधि स्वयं धारण की थी। जब शेर शाह की स्वयं उपाधि धारण की थी
तो कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध, वास्तव में चौसा का युद्ध एक बहुत भयंकर युद्ध था, जो कि कब हुआ था? 26 जून 1539 को हुआ था। कहा जाए शेर शाह ने इसी में किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। जब हुमायूं को पराजित किया तो इसी उपलक्ष्य में इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। और मित्रों, शेर शाह ने फिर अगला युद्ध, देखो एक ही युद्ध नहीं, फिर इसने एक और युद्ध, यानी कि कहा जाए कि 17 मई 1539 में हुआ था और ये 40 में हुआ। तो 17 मई 1540 में शेर शाह सूरी ने एक युद्ध और लड़ा। वो कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज, देखो एक चीज और याद रखना, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, या कन्नौज का युद्ध कहा जाए। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने यानी कि हुमायूं को पराजित कर दिया, और यहाँ तक कि हुमायूं यहीं से भागा है, कहाँ? ईरान चला जाता है। और ईरान ये चला जाता है तो याद रखना कि ईरान में यानी कि जो शेर शाह सूरी का जब ईरान भागता है, लेकिन हाँ एक चीज और याद रखना कि जिस समय भाग रहा था तो इसने यानी कहा जाए काबुल तक इसने पीछा भी किया इसका, लेकिन वास्तव में पकड़ नहीं पाया। और ये है कि उस समय हुमायूं यहाँ से जब भाग के जाता है तो अपना भाई, जो इसका भाई था, इसके देखो 4 भाई थे। हुमायूं के कितने भाई थे ये भी मित्रों याद रखना कि 4 भाई थे। कौन कौन थे? पहला कमरान था, दूसरा अस्करी था, तीसरा हिंदाल था, है ना। कमरान, देखो हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, और एक बहन थी इसकी गुलबदन बेगम। अब देखो हिंदाल के जो गुरु थे हुमायूं, जब देखो हुमायूं ने विवाह किससे किया था? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। अब देखो ये किस धर्म की थी? तो शिया धर्म की थी, ये चीज याद रखना। अब शिया धर्म की थी, और मीर अली करके हैं इनके गुरु थे, यानी कि इनके गुरु की मीर अली करके हैं, मीर अली, इन्हीं मीर अली की पुत्री से विवाह किया था। और कहा जाए ये शिया धर्म की थी, और इसी से यानी किसका जन्म होता है? अकबर का। ठीक, तो ये चीज, पहली चीज हम लोग फरीद के विषय में पढ़ रहे हैं। फरीद के पिता का नाम क्या था? तो हसन अली। क्या नाम था? हसन अली। हसन अली, और बाबा का नाम इब्राहिम खां था। क्या नाम था? तो इब्राहिम खां। तो मित्रों याद रखना, इब्राहिम खां ये बाबा था। ये कौन था? बाबा था। तो ये बाबा था, और हसन अली ये पिता था। ठीक, तो पिता ने यानी कि इसके और पुत्र थे, लेकिन सबसे योग्य पुत्र कौन था? फरीद। और इसने खुद भविष्यवाणी की थी कि मेरे मरने के बाद वास्तव में जो मेरा बेटा फरीद है वही एक ऐसा है जो आगे चल के सत्ता संभालेगा, और निश्चित है कि ये एक दिन महान सुल्तान बनेगा। मित्रों, जो चीज उसने कहा था और वही हुआ भी, कि फरीद के समय वास्तव में ये कहा गया है कि अगर एक कोई बूढ़ी औरत, यह भी कहा गया है कि कोई बूढ़ी औरत अगर सोने की टोकरी में
काहे कि सोने की टोकरी में अगर वो सोना लेकर जा रही है और कहा जाए एक जर्जर अवस्था, यानी कि एक जर्जर अवस्था की थी और सुनसान जगह में जा रही है, तो किसी की मजाल नहीं है कि इसकी टोकरी से सोना छीन ले या लूट ले, ऐसा किसी की हिम्मत नहीं होती थी मित्रों। क्यों? क्योंकि सराय ए अदल, सराय ए अदल, सराय ए अदल का मतलब था इसने चौकी बनाई थी। अब इसने हर चौकी जो थी 5-5 किलोमीटर में चौकियां बनाई थी, है ना। तो ये भी इसने किया क्या कि इसने खुद ये फरमान जारी किया कि अगर उस बीच की घटना में किसी के साथ अगर इस तरीके की यानी कि चोरी होती, लूटपाट होती है या कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो उसका हर्जाना कौन देगा? जो चौकीदार होगा, यानी कि चौकीदार वो इसकी भरपाई करेंगे। यानी कि जैसे आजकल चौकी इंचार्ज यानी कि दरोगा होते हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जैसे आज भी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए वो व्यवस्था आज भी चौकियों में बदल गई है, सराय ए अदल। तो उसने कहा था अगर कोई घटना घटती है तो चौकीदार का ये मतलब कि नियम बना दिया गया था कि हर्जाने की भरपाई वही करेगा। और मित्रों जिस दिन ये हिंदुस्तान में अगर लागू हो जाएगा तो वास्तव में जो ये चोरी की घटनाएं या लूटपाट की घटनाएं होती हैं भविष्य में घटनाएं नहीं होंगी। उसकी शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि पूछिए मत। कहा जाए शेरशाह सूरी की उपाधि भी धारण की, शेर खां की भी हजरत ए आला की उपाधि धारण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजरत ए आला, हजरत ए आला की उपाधि किसकी थी? तो याद रखना ये शेरशाह सूरी की उपाधि थी। और कहा जाए कि बाबर के चंदेरी की युद्ध में, बाबर ने जब चंदेरी का युद्ध लड़ा था मोदनी राय के बीच, तो उसमें शेरशाह सूरी ने खुद भाग लिया था, तो यह भी याद रखना। और कहा जाए शेरशाह सूरी ने दिल्ली में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? तो याद रखना ये शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला भी बनवाया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और कन्नौज में एक, जो कन्नौज में ध्यान देना, शेरपुर नामक, शेरपुर नामक नगर बसाया। और ये कहाँ बसाया था? तो कन्नौज लगा के आएंगे, कहाँ पर? कन्नौज में शेरपुर नामक नगर बसाया था। क्योंकि कन्नौज जब युद्ध इसने जीता है तो ये कहा जाता है कि जब कन्नौज के युद्ध जीत लिया तो उसने एक अपने नाम का नगर भी बसा दिया, शेरपुर नगर भी बसा दिया। तो ये चीज़ याद रखना, और ये बहुत पूछा भी जाता है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार क्वेश्चन एक और पूछा गया है, याद रखना कि पटना, अब देखो ध्यान देना कि पटना शहर को किसने बसाया? पहली चीज तो याद रखना पटना शहर को शेरशाह सूरी ने बसाया था। दूसरी चीज चांदी का रुपया, चांदी का रुपया किसने चलवाया था? तो यह भी शेरशाह सूरी ने, चांदी का रुपया चलाने वाला व्यक्ति। और यह भी पूछा जाता है, कई बार पूछा है, जो आज ग्रांड ट्रंक रोड था, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम लोग जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड, ये किसने बसवाया था? ये भी शेरशाह सूरी की देन थी। आज वास्तव में कहा जाए इसने एक ही नहीं 4 सड़कें बनवाई थी। कितनी सड़कें बनवाई थी? 4 सड़कों का निर्माता था। और ऐसी सड़कें जो आज भी उन सड़कों का प्रयोग हो रहा। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि कहा जाए इसने और तो कार्य किए ही किए, लेकिन PWD यानी कि आज अगर देखा जाए सबसे अच्छा कार्य यहाँ पर शेरशाह सूरी ने किया था। दूसरी चीज, इसने रैयत
वाड़ी व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था? रैयत, याद रखना ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी ने लागू की। इसमें होता ये था कि इसमें सीधे किसान से संपर्क किया जाता था। किससे होता था? सीधे किसान से संपर्क करके उससे कर लिया जाता था। और कहा जाए किसान से कर कितना लिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो सीधे किसान से कर लेता था ये। और दूसरी चीज, इसने कर की व्यवस्था पहले 1/3 था, बाद में इसने लास्ट में 1/4 कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एक जो है याद रखना, कनिंघम, एक कनिंघम थे, कनिंघम ने ये कहा था कि इसने जो सासाराम में अपना मकबरा खुद का बनवाया था। कहाँ? सासाराम में, सासाराम में इसका खुद का मकबरा है। ठीक है, तो सासाराम में जो मकबरा बना था, तो कनिंघम ने ये कहा था कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। किससे? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अब ताजमहल से ज्यादा सुंदर कैसे है? क्योंकि ये जो सासाराम में खुद का मकबरा किसने अपना बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कानून गो, याद रखना कि कानून गो थे, उन्होंने ये कहा था कि बाहर से जो ये मकबरा बना था, ये मकबरा, जो मकबरा देखो ध्यान देना, ये बाहर जो था मकबरे के दीवार, ये बाहर से तो मुस्लिम था, ये मुस्लिम पद्धत पर था। ठीक, और जो अंदर बना था ये हिंदू शैली में था। किसमें? हिंदू शैली में। तो कहा जाता, उनने खुद कहा था कि बाहर से देखने में तो लगता है कि मुस्लिम पद्धत शैली का है, लेकिन अंदर देखा जाए तो हिंदू शैली का है। वास्तव में सासाराम में जो खुद का मकबरा बनवाया है, बहुत अच्छा मकबरा है। ठीक है, तो ये देखने योग्य मकबरा है। दूसरी चीज, इसने और कई चीजें की हैं, उसके विषय में भी बता दें। जैसे इसने 3-4 चीजें की हैं, जैसे दीवाने ए आरिज, दीवाने ए आरिज, दीवाने दीवाने ए खैरात। ठीक है, तो दीवाने ए खैरात, ये भी इसने दीवाने रसालत, दीवाने ए रसालत। देखो दीवाने ए रसालत ये वास्तव में विदेश विभाग था। जैसे कौन सा विभाग है? तो विदेश, यानी कि विदेश, आजकल विदेश विभाग अपने यहाँ प्रेजेंट टाइम में सरकार में होता है। तो विदेश विभाग का, यानी कि जो बाहर से जितना आवागमन होता था, यानी देख रेख करने वाला, उसे दीवाने क्या कहा जाता था? दीवाने ए रसालत। और दीवाने ए वरीद, यानी कहा जाए दीवाने ए वरीद, दीवाने ए वरीद। वास्तव में इसका बहुत बड़ा रोल था। दीवाने ए वरीद क्या था? ये गुप्तचर था। वास्तव में इसने, शेरशाह सूरी ने खुद कहा था कि गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर प्रणाली अगर आपकी अच्छी है तो शासन व्यवस्था उतनी अच्छी होगी, यानी कि शासन व्यवस्था उतनी अच्छी होगी। और क्यों? क्योंकि इसका कार्य होता था कि राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, इसकी घटना की जानकारी तुरंत किसके पास आनी चाहिए? सुल्तान के पास आनी चाहिए। ऐसा करने वाला पहला राजा कौन था? तो ये चीज याद रखना कि अशोक ने अपने 12 अभिलेखों में उल्लेख किया है। वास्तव में उसने ये कहा था 6वें अभिलेख में कि राजा चाहे अंतकाल में हो, शयन कक्ष में हो, या कहीं भी हो, उसके प्रतिवेदक, प्रतिवेदक मीन्स क्या होता है? सूचनादाता, गुप्तचर, उसे हर समय ये सूचना जरूर दें कि राज्य में क्या हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ नाम चेंज हो गया, यहाँ पर बरीद हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये विभाग जो थे
हर विभाग का अपना एक कार्य होता था। ठीक है, जरीबाना और महासाल्याना, देखो इसने जरीबाना और महासिलाना, इसका उसने 2.5% लिया, यानी नापजोक किया जाता था, और इस पर इसने कितना लागू किया था, 5% लागू किया था। ठीक, तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्तव में शेरशाह सूरी के विषय में आप लोगों को मैंने बताया, और शेरशाह सूरी एक महान शासक हुआ, और तारीखे ए शेरशाही, तारीखे ए शेरशाही, तारीखे शेरशाही में वास्तव में पूरा उल्लेख मिलता है कि वास्तव में अब्बास खां किसने लिखी थी, तो अब्बास खां शेरवानी ने लिखी थी। अब्बास खां शेरवानी ने तारीखे ए शेरशाही लिखी थी, और इसी में शेरशाह सूरी ने खुद कहा, भाग्य ने मेरा साथ दिया तो याद रखना कि चंदेरी के युद्ध के बाद कि मुगलों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। भाग्य सौभाग्य अगर मेरा साथ दिया तो मुगलों तो नामो निशान नहीं रहेगा। और मित्रों ये बात सही थी कि अगर इसने क्या किया कि याद रखना कि 21 मई 1545 को कालिंजर के किले पर अटैक किया। कहां पर अटैक किया था, तो कालिंजर के किले पे अटैक किया। और कहा जाए कि 22 मई, देखो ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ था 1545। जब ये युद्ध कर रहा था, शेरशाह की सबसे बड़ी एक भूल क्या हो गई, और ये किले के अंदर कौन था, कीरत सिंह था। कौन था, कीरत सिंह। तो कीरत सिंह इस किले के अंदर छुपा था, और शेरशाह क्या कर रहा था कि यहाँ पर तो ढेर लगा लिया अपना बारूद का, और यहाँ खड़ा था, और ये किले पर गोला बारूद बरसा रहा था। मित्रों ये समझ लो कि जैसे सफलता मिलने वाली थी, रात भर युद्ध चला, लेकिन एक गोला, कहा जाए रात की 12:30 बजे की घटना थी कि एक गोला गिरता के यही ढेर पर, और जैसे ढेर पर गोला गिरा, और चूंकि यहीं पर खड़ा था शेरशाह सूरी, तो मित्रों यही गोला विस्फोट खुद बन गया यहाँ पर, चूंकि बारूद पे गिरा, और शेरशाह सूरी मारा जाता है। अगर शेरशाह सूरी उस जगह ये घटना ना घटती, तो मित्रों याद रखना जो वो कह रहा था तो वास्तव में ऐसा ही साबित होता। लेकिन वही कहा जाए कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चली। कहा तो बहुत कुछ था, लेकिन समय के पहले ये मारा जाता है, और इसके बाद ये सूचना जब किसको मिलती है, हुमायूं को मिलती है, तो हुमायूं ईरान से पुनः यहाँ भारत में प्रवेश करता है, और बाद में अपना शासन सत्ता संभालता है। लेकिन इसके जीवित रहने तक वो यहाँ पर नहीं आ पाया था। तो ये चीज़ याद रखना कि 22 मई 1545 को ये मारा जाता है। तो इसके विषय में आप ध्यान रखना। और मित्रों यही है शेरशाह सूरी के विषय में। और शेरशाह सूरी से जो भी आए, बहुत लोग जैसे दिल्ली पुराना किला पूछा जाए तो इसी को लगाना, हजरत आला को पाद लगाना, इसी को शेर खां की पाद लगाना, और स्वयं शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। और वास्तव में इसने जब प्रवेश किया मुगलों की सेना में, तो ये भी चंदेरी का युद्ध याद रखना कि चंदेरी का युद्ध बाबर का साथ दिया था, और उसी युद्ध में इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर भाग्य सौभाग्य मेरा साथ दिया तो निश्चित है कि मुगलों के यहाँ से नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन 22 मई वो दिन जब शेरशाह का अंतिम दिन था और कीरत सिंह को पराजित नहीं कर पाया, और कहा जाए ये अपने आप यानी कि मारा जाता, खुद गोला बरसा रहा था, यहाँ ढेर में गिरता गोला और विस्फोटक से मारा जाता। तो ये मित्रों रहा
कल इसके उत्तराधिकारियों के विषय में बता देंगे, और कल हम लोग अकबर के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके उत्तराधिकारी के बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उनके विषय में बता देंगे, और फिर हम लोग चलेंगे अकबर के विषय में वास्तव में हमें बहुत विस्तार से बताना है। सबसे पहले तो अकबर की जो धार्मिक नीति है मित्रों, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अकबर के साहित्य से बनते हैं, अकबर के युद्ध अभियान से बनते हैं, कितने इसने अभियान किए थे। अकबर के विषय में जैसे पूछा जाता है नवरत्न, इसके विषय में भी बताएंगे। अकबर के नवरत्न ऐसे फार्मूले बताएंगे कोटिंग वाले कि आप जिंदगी में फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कल हम लोग पुनः क्लास लेंगे, कल की क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी, और कल हम अकबर समाप्त करेंगे और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी पहले हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में।